मेरा नाम रीमा है। मैं 25 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब भी रिश्ते वाले आते हैं तो मेरी वजन देखकर मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। एक दिन मैं घर के बाहर एक साधु महात्मा आए। उन्होंने चादर देते हुए कहा कि यदि तुम इस चादर को ओढ़ कर 3 रात एकांत और अंधेरे कमरे में ओढ़ कर सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी शादी जल्द ही हो जाएगी। मैं खुशी खुशी उस चादर को ले ली, लेकिन मैं सोती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। एक दिन तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब मैंने महसूस किया कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है, मैंने जल्दी से इधर उधर देखा तो कोई मुझे नज़र नहीं आया। मैं फिर से बिजी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। इस बार मैं आगे बढ़कर अपने कमरे में गई और अपनी खिड़कियों के सामने खड़ी हो गई। तभी मैंने दो परछाई को भागते हुए देखा था, लेकिन वहाँ कौन है वह दिखाई नहीं दिया। मेरे पूरे शरीर में सनसनी के लहर दौड़ गई। अजीब तरीके के डर ने मुझे पकड़ लिया था। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि तभी हमारी काम वाली सुनीता मुझे बुलाने आ गई। मैं सुनीता से पूछने वाली थी, क्या तुमने किसी को मेरी खिड़की के सामने से देखा था? फिर मैंने सोचा कि इससे बाद में पूछ लूँगी। मैं चाय लेकर लिविंग रूम के दाखिल हुई तो सामने बैठी एक समझदार महिला ने कहा, आप चाय वगैरह छोड़ दीजिए, चलो आज फिर से मेरे लिए रिश्ता आया। तो हम माँ बेटी सुबह के से काम में लगे हुए थे। सुनीता उसके बेटे ने घर की सफाई कर दी और माँ बेटी ने मिलकर सब तैयारी कर लिए। अब जब मैं चाय लेकर रूम में दाखिल हो चुकी थी तो उस औरत के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी माँ ने भी डरते हुए मेरी ओर देखा और कहा, यह रीमा है, मेरी बच्ची। इस औरत की आंखें फैल चुकी थीं। वह बोली, हमने तो सुना था कि आपकी बेटी 25 साल की है, लेकिन यह तो किसी भी नज़रिए से कम उम्र की नहीं लग रही। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैं चाय के ट्रे रखकर बाहर निकल आई। मेरी माँ ने कहा, उम्र तो 25 की ही है, लेकिन थोड़ा मोटापा हो गया है, इस वजह से ऐसी लग रही है। उस औरत ने कहा कि अपनी बेटी को थोड़ी कसरत वगैरह कराएं, डाइटिंग वगैरह कराएं। इस मोटापे के साथ कोई भी इससे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। मैं उस औरत का जवाब समझ गई थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर छत पर आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिजेक्शन एक बहुत बड़ी पीड़ा है। यह व्यक्ति को अंदर से ख़त्म कर देता है। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद कर जाए, वह आपको ठुकरा कर चला जाए। पहले तो हमें लगता कि हमें ठुकराने वाले का दिमाग ही खराब है, लेकिन फिर जब अपमान होता है तो दिल और दिमाग डरने लगता है। धीरे धीरे हमारा दिल हर चीज़ से अलग हो जाता है। हमें अपने अस्तित्व से ही घृणा होने लगती है और आईना भी बुरा लगने लगता है। मेरे मोटापे की वजह से हर रिश्ता मुझे रिजेक्शन करके चला जाता था। मैं अपने रिजेक्शन पर तड़प कर रह जाती थी। जब एक बार फिर से लगता कि कोई मुझे छुप कर देख रहा है, मैं जल्दी से खड़ी हो गई। मैं अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखी तो मुझे लॉन में लगे पौधों में सनसनाहट सुनाई दी थी। तभी मैं सुनीता को नौकर के क्वार्टर से बाहर आते देखा। मैंने उससे बुलाया और बोला, जरा देखो तो उस पौधों के पीछे कौन है। उसने सभी पौधों पर नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अक्सर मुझे लगता था कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है, लेकिन फिर मैं उस नज़र अंदाज कर देती थी। आज मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि एक फूले हुए गुब्बारे जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैं पहले मोटी नहीं थी, बल्कि मैं तो एक दुबली पतली सी लड़की थी, जैसे 15-16 साल की उम्र की लड़कियाँ आमतौर पर होती हैं। लेकिन मेरे घर वाले को मुझे मोटा बनाने की बड़ी ही चिंता थी। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा जिस्म भी भरने लगा था। खूबसूरत तो मैं शुरू से ही थी।
जब गाल भर गया तो हुस्न को चार चांद लग रही थी। हर तरफ मुझे ही खूबसूरती के चर्चे होते थे। हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता था। मेरी माँ मेरी नज़र उतारती थी, फिर भी न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई मुझे। मैं बीमार रहने लगी, शरीर में हर समय दर्द रहता। एक दिन मैं कॉलेज गई थी, मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, इसलिए उन्होंने मुझे ताकत वाले इंजेक्शन लगाने को कहा। ना जाने किस तरीके का इंजेक्शन थे। पूरे एक हफ्ते से जो मुझे लग रहा था, मेरा सारा जिस्म फूल गया। डॉक्टर ने कहा कि यह सब इंजेक्शन के समस्या से हुई है, कुछ ही दिनों में सूजन कम हो जाएगी। लेकिन सूजन कम होने की बजाय और बढ़ गया। 40 साल की औरत की तरह दिखने लगी थी। अब मेरे घर वालों को मेरी चिंता सताने लगी थी। मुझे भी मोटापे से नफरत थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे दिलासा देती थी, लेकिन मैं हर समय उदास रहने लगी थी। कॉलेज में जाती तो लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती और मुझे आंटी आंटी कहकर तंग किया करती थी। मैंने कॉलेज जाने का इरादा ही छोड़ दिया, लेकिन मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी करने से मना कर दिया था। मैं कॉलेज ख़त्म की और घर पर बैठकर अच्छे से रिश्ते का इंतज़ार करने लगी। लेकिन यहाँ पर भी मेरा मोटापा मेरे रास्ते की दीवार बन गया था। मुझे रिजेक्शन करके चले जाते थे लोग और मेरी छोटी बहनों को पसंद कर जाते। किसी को पसंद आ जाती थी, लेकिन पिताजी की जिद थी कि वह चाहते थे कि सबसे पहले मेरी शादी होगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे हाथ में रोने के सिवाय कुछ भी ना था। शाम हो चुकी थी, सभी अपने कमरे में लौट चुके थे। मैं लॉन में थी, तभी एक आवाज़ आई, कोई है जो भगवान के नाम पर मेरी मदद करे, उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो। मैं तेज़ी से गेट की ओर बढ़ी थी। सामने ही एक बाबा बैठे थे, जिन्होंने सर से पाँव तक कंबल ओढ़ रखा था। मैं बोली, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? वह अपनी भारी आवाज़ में बोले, जो मुझे चाहिए वह इंसान दे नहीं सकता, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वह मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, तो फिर बताओ मुझे क्या चाहिए? मुझे एक कंबल देते हुए कहा, इस चादर को एक अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 रातों के लिए ओढ़ कर सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। तब मैं शादी की बात सुनकर चौंक गई। बेशक वह साधु बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरी परेशानी का एकदम सटीक कारण बताया था। मैंने चादर को पकड़ लिया। तभी मेरी माँ ने दरवाजे खुला देखकर मेरे पास आई और बोली, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? तब मैंने माँ से कहा कि माँ, यह देखो, बाबा जी ने मुझे यह चादर दी है। तभी साधु बाबा ने मुझे जाने का इशारा किया और कहा, यह चादर ले जाकर अपने कमरे में रख दो। चादर लेकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। वह बहुत खुश लग रही थी। बोली, साधु बाबा ने मुझे बताया है कि तुम्हारे लिए पहला जो भी रिश्ता आएगा, उसको स्वीकार करते ही आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इस रिश्ते को अगर जाने दिया तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी माँ ने मुझे हौसला दिया, बेटा रात के समय चादर को ज़रूर ओढ़ लेना। जब रात हुई तो मैं अपने कमरे की सारी बत्तियाँ बंद कर दी। मेरे कमरे में इतना अंधेरा हो गया था कि मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शादी की सोचकर मैं हिम्मत जुटाई थी। वह चादर ओढ़ मुझे बहुत चुभन हो रही थी। पूरी रात ऐसे लग रहा था मानो मैं कांटों पर सोई हूँ। सुबह माँ ने पूछा कि रात को तुमने चादर ओढ़ा था? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उस साधु बाबा की बातें मेरे कानों में बार बार गुज रही थी। मैं अपनी शादी के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि मुझे लोगों के ताने सुनने को नहीं पड़ेंगे। 2 रात बीत गया। तीसरी रात चादर ना तो चुभ रही थी, ना ही परेशान कर रही थी। आने वाले कल के बारे में मैं सोच कर
अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर पता होता तो मैं अपने आप को कहीं छुपा लेती। खैर, मैं सुबह ही नहा धोकर कपड़े पहन के बाल बनाकर हल्का फुल्का मेकअप किया और तैयार हो गई। मैं जानती थी कि मेरा किसी भी पल रिश्ता आ सकता है। सारे लोग सुबह के नाश्ते के टेबल पर बैठ चुके थे। मेरे कान बाहर गेट की तरफ थी, जहाँ से मेरा रिश्ता आने वाला था। लेकिन सुनीता, जो हमारे घर की नौकरानी थी, वह कुछ सोच रही थी। तभी पिताजी बोले, क्या बात है सुनीता, बहुत चिंतित लग रही हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तब सुनीता बोली, साहब जी, माफ़ कीजिएगा, पर कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक मंदिर की चौखट पे बैठी हुई हूँ। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर बोला कि तुम कल रीमा का रिश्ता मांगने जाना और जो चादर मैंने उसे दिया है उसे अपने पास रख लेना। साहब, मैं नहीं जानती कि कौन से चादर। सुनीता की बातें सुनने के बाद हम सब हैरान हो गए। पिताजी कभी आश्चर्य से मेरी ओर देखते तो कभी सुनीता की ओर, जबकि माँ ने अपने आप को संभाल कर वह बोली, सुनीता, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। अगर इस रिश्ते में ही हमारी भलाई है तो ठीक है। मैंने माँ की ओर देखा। पिताजी भी चुप थे। मैं अचानक उठी और अपने कमरे में चली आई। रमन के साथ मेरा जोड़ी क्या था यह? हमारी काम वाली विधवा सुनीता का बेटा, जो कि हमारा माली था। मेरी शादी उससे कैसे हो सकती है? माना कि बचपन में हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हम एक साथ खेलते थे, लेकिन बचपन को भी गुजरे बहुत ज़माना बीत गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कमरे की खिड़की ज़ोर से बंद कर दी और मैं फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद पिताजी और माँ कमरे में आए। पिताजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे आंसू पोंछे और बोले, रीमा, भले ही तुम 50 साल की हो जाती तो भी मैं शादी के लिए तैयार ना होता। मैं दुनिया का चप्पा चप्पा ढूंढकर बेहतरीन आदमी के साथ तुम्हारी शादी करता, पर मैं मजबूर हूँ। मैं किसी साधु बाबा की बद्दुआ लेना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि रिश्ते का अंजाम क्या होगा, हमारे ऊपर क्या कयामत आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। पिताजी तो कमरे से चले गए थे, लेकिन मेरी माँ बहुत देर तक मेरे पास बैठी थी और मुझे हर तरीके से समझा रही थी। 2 दिन बाद मेरी माँ ने मुझे लाल रंग का सूट थमा दिया और बोली, तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। मैंने अपनी माँ के आदेश का पालन किया और तैयार होकर लॉन में चली आई। मेरी शादी कर दी गई और मैं इस तरह अपना घर छोड़कर ही अपने ही घर के क्वार्टर रूम में आ गई। मेरा मन चाह रहा था कि मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूं, अपनी मोटापे को आग लगा दूं। ना मैं मोटी होती, ना ही मेरा रिश्ता मेरे नौकर से होता। कुछ देर बाद रमन कमरे में आया। मैंने घूंघट वगैरह करना जरूरी नहीं समझा। वह मेरे पास आकर बैठने ही वाला था कि मैं बोली, खबरदार, तुम्हारी माँ ने क्या तुमको कुछ भी नहीं तुम्हें सिखाया? तुम नौकर हो, नौकर ही की तरह रहो। वह एकदम मुस्कुरा दिया और बोला, मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं उनसे पगार लेता हूँ, तुमसे नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर आग बबूला हो गई थी। मैं बोली, वाह, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमी की जुबान भी लंबी हो गई है। रीमा, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो। इतना कहकर रमन कमरे से बाहर निकल गया। रमन के जाने के बाद मैं कमरा बंद करके आराम से सोने के लिए लेट गई। सुबह हुई तो मैं सीधा अपने घर चली आई। पिताजी को देखकर
मैं बोली, पिताजी, हमारे साधु बाबा की बातें मान ली थी। अब मैं उस झोपड़ी में नहीं रहूंगी। मेरी माँ ने भी कहा कि हाँ, गरीब नौकर के साथ मेरी बेटी नहीं रहेगी। रमन और मेरी बेटी का जोड़ी क्या है। जल्दी ही रमन और रीमा की तलाक करवा दूंगी और अपनी रीमा के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढूंगी। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन पापा थोड़ा परेशान हो गए थे। मेरी शादी को ऐसे ही करके 2 महीने बीत चुके थे। इस 2 महीने में पापा एक बार मेरे पास आए थे। बोले, अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर जरूर करें ना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली थी। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर रमन को लॉन से काम करते देखा करती थी। जब पौधे को वह पानी देता था, कभी कभी उसकी शरारती आंखें देखकर मेरे दिल में कंपन सी होने लगता थी, क्योंकि वह इतना स्मार्ट था कि अगर अमीर होता तो मेरे चचेरे भाई बहन और मेरे दोस्त देखकर जल भुन जाते। यूं ही करके 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जब सुनीता मेरे पिताजी के पास आई, उस समय मैं किचन में थी और पिताजी लॉन में बैठे हुए थे। सुनीता बोली, मालिक, अब आपका घर छोड़कर हम यहाँ से जा रहे हैं। शादी के बाद रमन को रीमा बेटिया से प्यार हो गया है। वह उसके प्यार में पागल हो गया है। मैं अपने जवान बेटे को इस तरह दुख में नहीं देख सकती। इस समय उसे इतना बुखार है कि क्या बताऊं। मैं सुनीता की बातें सुनकर दंग रह गई थी। कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। मैं तो मांस का पहाड़ हूँ। जब रात हुई तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से दूर हो गई थी। वह अजीब तरह की बेचैनी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठी और सबसे नज़र बचाकर क्वार्टर की तरफ गई तो दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। वहाँ सिर्फ मैं रमन को देखने जा रही थी। तभी रमन की मधुर आवाज़ सुनकर मैं रुक गई। वह अपनी माँ से बोल रहा था, माँ, मैं तो सोचता था कि मेहनत मजदूरी करके अपना कमाने और खाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन यह अमीर लोग अपने नौकर को अपने पैरों के जूते क्यों समझते हैं। माँ, तुमने मुझे कितना समझाया था कि रीमा तुमको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं भी क्या करता। वह मेरे बचपन का प्यार थी, लेकिन आपने कहा था कि रीमा की माँ उसकी कभी शादी नहीं करेगी, उसे अपने घर में बैठाकर रखेगी जिंदगी भर। वह रीमा को घर में ही रखेगी। फिर सुनीता ने कहा था, तुम जानते हो, रीमा 2 महीने की थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। फिर मैं तो उसकी देखभाल करती थी। मैं तुम दोनों को बहुत चाहती थी। तुम्हें रीमा को एक ही बर्तन में खाना खिलाती थी। फिर साहब ने दूसरी शादी कर ली। यह नई मेम साहब गरीब और लालची घराने से थी। वह रीमा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। फिर उसके खुद के बच्चे हुए। उसकी बिटिया ठीक ठाक रंग रूप की थी, लेकिन रीमा को तो चौधरी का चांद थी। इसलिए रीमा को बदसूरत बनाने के लिए उसे मोटापे का इंजेक्शन लगवाया ताकि उसकी शादी ना हो सके, उसका हिस्सा देने ना पड़े। माँ ने पौधों के पीछे छुप छुप कर रीमा को देखा करता था। वह हर समय रोती रहती थी। मुझे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए मैं साधु बाबा वाला ढोंग रचाया था। मैंने अपने दोस्त के पिताजी को यह सब करने को कहा, पर हमारी शादी तो हो गई, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं अपनाया। अब हम कल सुबह हमेशा के लिए यहाँ से घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं उसी रात पिताजी को सबसे छुपकर अपने कमरे में आई और मैं अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और संभाल लेंगे। सुबह हुई तो पिताजी ने माँ को बताया कि रीमा अपने घर जाना चाहती है। माँ यह सुनकर थोड़ा उदास हो गई थी। पिताजी ने रमन और सुनीता को घर बुलाया और कहा, रमन बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है, दामाद भी तो बेटे की तरह होता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस का काम संभालो। रमन हैरान होकर पिताजी के देख रहा था। पिताजी ने ऑफिस के सारे कागजात रमन को ज़बरदस्ती सौंप दिए।
फिर माँ गुस्से से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी सालों की तपस्या को मिट्टी में नहीं मिला सकते। अपनी जायदाद का छोटा सा भी हिस्सा मैं इस लड़की को और इस नौकर को नहीं दूंगी। माँ की बात सुनकर पापा ने जोरदार थप्पड़ माँ को लगा दिया। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब करना चाहती है। अब अगर आगे एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। माँ चुप हो गई। और अब रमन अच्छी सैलरी पाता है। उसने मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर से दिखाया और मेरा इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे दवाइयाँ से असर शुरू कर दिया और मेरा मोटापा खत्म हो गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमन मुझे बहुत प्यार करता है। मैं हर ख्वाहिश पूरी करता है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो